प्राथमिकता किसान कल्याण है। तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रमेश चंद जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, इस वक्त इकोनॉमी टुडे में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। तो सबसे पहले तो सभी को उन बड़े कदमों का इंतजार जो एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में खासतौर पर कृषि कल्याण के मामले में आपको वो कौन सी प्राथमिकताएं दिखती हैं जिसको फौरी तौर पर सरकार काम करना चाहेगी? जी जी, आपने बहुत बेसिक प्रश्न पूछा है। अब अगले 20-22 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य है और जो रोड मैप है उसके काफ़ी क्लियर संकेत दिए हैं कि हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है। देश की पर कैपिटा इनकम जो अभी $2,300 है उसको आज के भाव के हिसाब से $13,500 पर लेकर जाना है। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि वो चंद लोगों की इनकम बढ़ाकर पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सभी की ज़िंदगी में एक खुशहाली प्रॉस्पेरिटी लाने का है। इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एग्रीकल्चर की एक अहम भूमिका है। एग्रीकल्चर देश की इकॉनमी का 18-19% है और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर लगभग ये बराबर के दोनों ही स्तंभ हैं। और एग्रीकल्चर का अफेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ पे किसी भी और सेक्टर से ज़्यादा होता है। तो ये तो एक प्राइमरी हमारे लिए रोड मैप है कि एग्रीकल्चर को अहम भूमिका निभानी है। अब वो अहम भूमिका एग्रीकल्चर कैसे निभाएगा? सबसे पहले पिछले 10 साल में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है उसमें तीव्रता आई है। अब हम लगभग 4% जो ग्रोथ रेट है उसके बहुत करीब हैं जी। और उस तीव्रता को हमें जारी रखना है। दूसरा ये है कि हमारे एग्रीकल्चर के श्रीवास्तव जी 4-5 सेगमेंट हैं। फिशरी है, डेयरी है, फल सब्जियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे सेगमेंट हैं जिनमें हमारा वृद्धि दर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-2.5% के आसपास है। जैसे हमारे सीरियल हो गए, हमारे तिलहन दालें, तो इनके ग्रोथ रेट में एक एक्सेलरेशन लाना ये हमारी जो दूसरी अब प्रायोरिटी रहेगी। उसी तरह डिसएग्रीगेट लेवल पे हमारे कुछ प्रदेश हैं, जैसे जो नए कृषि मंत्री जी हैं उनका प्रदेश, वहाँ तो पिछले बहुत सालों से एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 7 से 10% रहा है। कुछ और प्रदेश हैं, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहाँ भी ग्रोथ रेट अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ ग्रोथ रेट 1-2 में तो जीरो है, केरला में नेगेटिव है, और कई प्रदेश हैं जहां हमारा ग्रोथ रेट 2% से 1.5% से कम है। वहां हमें खास उपाय करने हैं ताकि वो ग्रोथ रेट आगे बढ़े। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने आप में नहीं होंगी, ये वैक्यूम में नहीं होंगी। इनके लिए हमें प्रोएक्टिवली कई एरिया में काम करना होगा। एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें काम करना होगा। दूसरा, जो हमारे कुछ आधे अधूरे जो एक रिफॉर्म का एजेंडा जो ऐसे रह गया है, जिसमें जो नए कृषि मंत्री हैं चौहान साहब, उनका विशेष तजुर्बा है मध्य प्रदेश का, तो हमें स्टेट्स के साथ मिलके स्टेट्स के द्वारा उस तरह के जो परिवर्तन हैं, जो सुधार हैं, वो स्टेट से करवाने होंगे, स्टेट्स की परिस्थिति के हिसाब से। जी बिल्कुल सर, क्योंकि चूंकि ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सर। लेकिन हमने देखा कि बड़े राजनीतिक तौर पर बड़े नंबर्स होने के बावजूद भी कृषि कानून जो पिछली सरकार में उसको हम पारित कराने में नाकाम रहे। कानूनों की बात तो हम थोड़ा सा अलग रख दें, क्या हम फूड प्रोसेसिंग पे फोकस कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया, आपने जिक्र किया, क्या हम उसका इस्तेमाल करके किसानों को और ज़्यादा मॉडर्न बना सकते हैं या फिर मार्केट के साथ उनको जोड़ सकते हैं? और बहुत सारे बैलेंसेस शायद स्ट्राइक करने होंगे सर, महंगाई भी ना बढ़े या किसानों की आमदनी भी बढ़े, ये सारे भी चैलेंजेस हैं। जी,
जी जी, बिल्कुल, ये सारी चुनौतियां हैं। रिफॉर्म की हम बात इसलिए करते हैं कि प्रधानमंत्री जी बल देते हैं कि हमें इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज चाहिए। जी जी। तो जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होती है वो तो एक पॉलिसीज रेगुलेशन में परिवर्तन करके ही आती है। लेकिन जो हमारे ग्रोथ के सोर्सेज हैं कि कुछ वर्षों तक हम अच्छी ग्रोथ रेट, भले ही हम रिफॉर्म ना करें तब भी जो है ले सकते हैं। अब उसमें जैसे आपने कहा कि प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम हमारी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की 3.89% हो रही है और मांग जो है वो लगभग 2.5% है, तो ये जो 1% का हमारे उत्पादन में और हमारी डायरेक्ट कंजम्पशन में फर्क है, इसको पूरा करने के लिए हमें एक्सपोर्ट को एक्सप्लोर करना होगा, हमें प्रोसेसिंग को एक्सप्लोर करना होगा। दूसरा, हमारा जो वेस्टेज हो जाता है जब गलट आता है, तब भी हमारा एक जो फूड वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, हमें उसे कम करके उसको भी हम कम जो प्रोसेसिंग है उसके थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह डिवर्सिफिकेशन है कि जो हमारे फल सब्जियां या हॉर्टिकल्चर है, उनकी इनकम दूसरी फसलों से ज़्यादा होती है। हम किसानों को उसकी ओर प्रेरित करें, हम अपना मार्केट का जो ढांचा है वो उसके अनुसार विकसित करें। तो इसी तरह से हमें फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी का सीड देकर, फार्मर को टाइम पे एक एडवाइजरी देकर, और सरकार की जो और काफ़ी स्कीम चल जी रही जी। हैं, जैसे आपने उसका भी चर्चा किया कि कीमतों पर भी एक अंकुश रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल सर, ना क्योंकि फूड बढ़े। फूड इन्फ्लेशन शायद आरबीआई और सरकार दोनों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इन्फ्लेशन भले ही जी वो जी 4% 5% के आसपास हो, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है अभी भी वो कह रहे हैं कि जो साइक्लिकल रीजंस हैं उसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं सर। लेकिन आपको लगता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम मानसून या एक्सट्रीम जो गर्मी है वो देख रहे हैं, उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको कैसे मिटिगेट करें सर? जो रिस्क हैं एग्रीकल्चर में उसको कम से कम कैसे किया जाए? अब उसकी और भी सारी दुनिया का ध्यान है। ये अकेले इंडिया की नहीं, ये तो हमारे पूरे प्लेनेट की समस्याएं हैं। काफ़ी जो एक्शन है वो हर देश को लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पे लेना है, और काफ़ी एक्शन हमें ग्लोबल लेवल पे लेना है। तो हमने कुछ साल पहले जैसे एग्रीकल्चर की अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज के लिए एक निकरा उदाहरण के तौर पर प्रोजेक्ट शुरू किया, नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो उसमें कुछ तो जो वैरायटीज़ हैं हमारी, जैसे गेहूं में हमने वैरायटी डेवलप की जो टर्मिनल हीट को टॉलरेट कर सके। मार्च अप्रैल में टेम्परेचर अचानक बढ़ने से जो जी जी। नेगेटिव इफेक्ट यील्ड पे हुआ था वर्ष 2022 में, तो उस तरह की जो सिचुएशन है उससे अडेप्ट करने के लिए। तो इसी तरह हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप को रेज करने की, जो रिजिलियंस लाती हैं, वो एक तरीका है। और तीसरा ये है कि हम फसलों को जो उनके नेचुरल एडवांटेजेस हैं जिस एरिया में, यदि हम क्रॉपिंग पैटर्न उस हिसाब से रखें तब भी एक क्लाइमेट रिजिलियंस आता है। यदि हम जहाँ क्रॉप आइडियली सूटेबल नहीं है जी जी वहाँ जी। उसको ग्रो करें तो उसकी एक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह करके एक पूरा पैकेज है जो हम क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की ओर जा रहे हैं, और अब चर्चा हम मिटिगेशन की ओर भी कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से, तो एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बताया जी कि निकरा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस जो है वो काफ़ी तैयार हुए हैं। जी जी। जी इसी तरह फसलों की चॉइस में भी हम थोड़ा एरिया शिफ्ट करें दूसरे सीरियल से अपने मिलेट की ओर, क्योंकि मिलेट जो है ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जी। इस तरह से काफ़ी जो है कदम उठाए जा रहे हैं।
जी प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही। इकॉनमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने देखा कि जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत कुछ राज्य सरकारों पर निर्भर हैं और आगे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे कि क्या कुछ वो बड़े कदम हैं एग्रीकल्चर में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में